क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट। ठीक है, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। ये भी चैप्टर जो बच्चे हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, वैसे ज़्यादातर बच्चे इसमें कंप्लेन करते हैं कि सर ये चैप्टर तो एक बार दोबारा और पढ़ा ही दो, थोड़ा कम समझ में आया। और क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। बट पहले हम इसमें जो डेटा है, इसमें डेटा बहुत सारा है, जो इसका डेटा है जो याद करने वाला वो हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये सबसे ईजी चैप्टर है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, क्यों लगता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, डेटा जो है वो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ड्यूरिंग 1718 इंडिया हैड अबाउट कितना था, 471 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। ठीक है, तो टोटल वर्कफोर्स इंडिया का जो था वो 2017-18 में क्या है, डेटा इंपॉर्टेंट है, 471 मिलियंस, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें से क्या दे रखा है कि द रूरल वर्कर्स कितने हैं, 2/3 ऑफ द 471 मिलियंस। और बाकी जो है वो क्या है, अंडरस्टूड है कि अर्बन एरियाज का है। और उसके अंदर भी जो मेन जो है वो मेजोरिटी ऑफ ज़्यादा है, 77% जो है वो जो वर्क फोर्स है उसमें जो 77% है वो मेंस का कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो फीमेल्स है। तो इसका मतलब फीमेल्स बहुत ही कम वर्क फोर्स में इंडिया के अंदर है ना। उसके बाद में विमेंस वर्कर्स अकाउंट ओनली 1/4, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर। फिर उसके बाद में वेर इज अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज, अच्छा उसके अंदर जो ओवरऑल फीमेल्स है वो कितनी रहे भाई, 77 वो आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट फीमेल है। उसके अंदर भी वेरिएशन है, कैसे, जो अर्बन में रूरल में है वो ज़्यादा और अर्बन में क्या है कम है, तो उसका पॉइंट दे रखा है। देन फॉर एवरी 100 पर्सन्स अबाउट 35%, तो ये हमारा क्या आ गया पार्टिसिपेशन रेट आ गई। तो इंडिया की पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, 35%। मतलब आप सोचिए कितनी बुरी हालत है इंडिया की, इंडिया के अंदर 35% लोग क्या है वर्किंग है, बाकी जो है वो रिमेनिंग क्या है 65% जो है वो डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो ये 35% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। उसके अंदर भी देखिए अर्बन के अंदर 34 है जो कम है, और रूरल में ज़्यादा है। और उसके अंदर भी आप देखिए फीमेल में भी देखिए आप कि जो है 14 जो है वो एंगेज इन द सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्बन एरियाज़ में, जबकि रूरल के अंदर ये भी ज़्यादा है। इसके रीज़न हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अर्बन में कम क्यों है, रूरल में ज़्यादा क्यों है। दोनों के रीजंस हम डिस्कस करते हैं कि मेन जो रूरल अर्बन एरियाज़ में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि रूरल अर्बन में क्यों डिफरेंस है, और फिर जो फीमेल्स है वो रूरल अर्बन में उनमें क्या डिफरेंस है, इसका सारा हम डिस्कशन करते हैं। इनके सेपरेट टॉपिक पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो सारा हमने नोट्स में डाल रखा है। देन उसके बाद फिर आता है अबाउट 52% वर्क फोर्स इंडिया बिलोंग द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको 3 डेटा याद रखना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने % लोग काम करते हैं, एक तो पार्टिसिपेशन रेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो एक तो टोटल वर्क फोर्स ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में पार्टिसिपेशन रेट ध्यान रखनी है जो मेन डेटा है। उसके बाद में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने % लोग हैं, 52% है। फिर उसके बाद में जो रेगुलर है वो 25% दे रखा है, 25%, और कैजुअल कितना है, तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कैजुअल 25 है, और जो रेगुलर है वो 22-23% रहा। तो देखिए इस तरीके से आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है 52, और कैजुअल 25%, और जो रेगुलर है वो 22-23% जो है, एनसीईआरटी में 23 दे रखा है। तो ये डेटा तो बिल्कुल आपको वर्बली याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत। दोबारा बता रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्किंग पॉपुलेशन, उसमें से फिर हमारी पार्टिसिपेशन रेट कितनी निकल के आ रही है, हालांकि हमने तो उसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया है कि कैसे निकलता है। फिर उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड कितने, कैजुअल कितने, और रेगुलर कितने। तो ये तो बिल्कुल याद रखने वाले डेटा है जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बनता है ये ना। उसके बाद में फिर
अबाउट 44.6% वर्कफोर्स आर इन द प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए तीनों सेक्टर का डेटा याद, ये भी वैसे याद हो जाता है तीनों सेक्टर में कि किस सेक्टर में कितना ऑक्यूपेशनल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुका है। फर्स्ट चैप्टर का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, तो वो डेटा आपको याद है, तो इसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप ये हमेशा परमानेंट याद हो जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 70 to 75% एग्रीकल्चर सेक्टर था, 10% क्या था इंडस्ट्री था, और 10 to 15% 15 to 20% सर्विस सेक्टर था। तो वो डेटा वैसे याद रखना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसी के साथ इसको क्या कर दो, अपडेट कर लो एक तरीके से। तो देखिए 44% क्या हो गया, वर्कफोर्स और प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया 24, और इसमें 31%, और ये डेटा है 17-18 का। तो वो डेटा कौन सा था 51 का, 50 का, और ये 17-80 का। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो इसमें मालूम है 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं। इतना से तो डेटा याद करने से आपके 3 टॉपिक पे आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर लोगे। इनमें से आना जरूर है डेफिनेटली। एक तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी कवर हो गया। दूसरा सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो उस पर अगर आता है तो वो तैयार हो गया। और थर्ड जो आता है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस वाला जो क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी दोनों का कंपैरिजन ही तो करना होता है कि 17 का और 50 का और 17-18 का, तो वो क्वेश्चन वहाँ से भी तैयार हो जाता है। तो भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, क्या स्ट्रक्चरल चेंज आया, तो एक चेंज का क्वेश्चन बनता है, एक स्टेट का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से 3 टॉपिक आपके तैयार होते हैं इसमें। तो ये छोटा सा एक डेटा आपको बस एट दैट टाइम इंडिपेंडेंस वाला याद रख लो, उसको इससे अपडेट कर लो, बस इतना ही तो करना है। कर सकते हो आप आराम से, यस और नो? यस सर। ना उसके बाद फिर देखिए 70 to 73, 74% ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो वो डेटा तो वही आ गया, वापस रिपीट हो गया, तो इसको मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है, वही डेटा मैं डिस्कस कर रहा था। इसमें आप 74 की बजाय 50 वाला डेटा याद रखिए, ये स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन में आप 74 वाला डेटा ना लेके 50 वाला लीजिए और 17-18 वाला, तो उसी से ये तैयार कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही दे रखा है ये, तो ये सारा वही दे रखा है ना। उसके बाद में भी लर्न दैट 2011-12 ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि 437 मिलियन। अब देखो 2 तरीके का डेटा दे रखा है, एक तो ये 2011-12 के अकॉर्डिंग दे रखा है, और जो शुरू में दे रखा था ना वो दे रखा था 17-18। तो 17-18 में 4731 मिलियन वर्कफोर्स दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी में 2 डेटा दे रखा है, दोनों याद करना है हमारे को। और 2011-12 के अंदर 473, ये दोनों डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, तो दोनों डेटा हमें याद करना है। आप इसमें से देखिए देयर वर 30% वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, टोटल वर्क पॉपुलेशन तो ये डेटा याद करना ही है कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कितनी है 473 मिलियंस, और उसमें से 30% क्या है जो है वो फॉर्मल सेक्टर में, और बाकी क्या है इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, और अबाउट एनी 6%, रेस्ट 90% क्या है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ओनली 6% कहाँ है जो है वो, देखिए ये तो क्या हो गया मिलियंस वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर हो गया। अब अबाउट ओनली 6%, इसका जो 6% है, एंड द रेस्ट 90% आर द इनफॉर्मल। तो वो मतलब परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये नंबर्स में डेटा है और ये परसेंटेज में डेटा है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और फिर के बाद आउट 30 मिलियन ये उसका दे रखा है, ये परसेंटेज की जगह उसको क्या दे दिया नंबर्स की जगह, तो दोनों का नंबर्स और परसेंटेज दे रखा है केवल, है ना। और ओनली अबाउट 21% फॉर द फीमेल। अब उसके अंदर देखो फीमेल का डेटा दे रखा है कि जो 6 मिलियन जो फीमेल्स है उसके अंदर 20% जो है वो है, देखो वर्कफोर्स ओनली तो फॉर्मल सेक्टर उसमें कितनी है 6 मिलियन, उसके अंदर केवल 20% क्या है फीमेल है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो 69% ऑफ द वर्कफोर्स। तो इस तरीके से ये बेसिकली क्या दे रखा है, टोटल वर्कफोर्स दे रखा है, नंबर्स में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, फिर उसके अंदर क्या दे रखा है फॉर्मल इनफॉर्मल दे रखा है, और उसके अंदर फिर फीमेल का दे रखा है। तो इस तरीके से पूरा डेटा दे रखा है। जो एक फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वाला जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर डिफरेंस में और उस पर शॉर्ट नोट्स पे टॉपिक काम है, वो टॉपिक पूरा कवर हो जाता है इसमें, और ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द लेटेस्ट 1950 shows the 1/3 of agriculture works और इंडिया इज ए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दो ही अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, डिस्गाइज और सीजनल। तो उसके अंदर इन पे शॉर्ट नोट्स वैसे भी तैयार करना, तो ये डेटा दे रखा है कि वो, और लास्ट में नरेगा, जो महात्मा गांधी वाला जो डेटा है, मनरेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वाला, तो वो व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, वो कब हुआ और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये एक शॉर्ट नोट्स के लिए ये आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये डेटा जो है एम्प्लॉयमेंट में आपको याद करना है। बाकी तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी टेबल्स दे रखी है, हालांकि जो सारी टेबल्स दे रखी है उसका मेन सारा मैंने यहाँ कवर कर दिया है। बट अगर आप इसको अभी भी आपको एक टफ लग रहा है तो इसका शॉर्टकट ऐसे मार लो आप, तो कि आपको टोटल जो वर्कफोर्स है उसका डेटा, नंबर्स में डेटा याद करना है, परसेंटेज में डेटा याद करना है, उसके बाद में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो करना है, और भी पार्टिसिपेशन रेट में रूरल अर्बन का करना है और फीमेल्स का करना है रूरल अर्बन में। और उसके बाद फिर आपको सेक्टरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ही रखा था, और 17-18 के अकॉर्डिंग कर लो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस करना है, और बाकी जो है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का। तो ये मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखो तो बस यहाँ आपको फोकस करना है, मतलब इतना इसको आप टफ मत बनाओ, इसको ईजी बना लो इस तरीके से। और फिर भी अगर आपको टफ लगता है तो बस आप तो क्या करो, इसकी बार बार रीडिंग लगाते रहो बस, क्योंकि रीडिंग लगाने से आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जब वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। तो अपने आप को प्रेशराइज मत करना, अगर फिर भी आपसे याद नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती मत करना कि इसको रट्टा मारने की कोशिश करें, लिंक क्रिएट करना जैसे मैंने बताया, फिर भी नहीं होता है तो आप बस केवल आप तो रीडिंग लगाते रहिए, रीडिंग लगाते रहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको 1 मार्क्स में तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी शॉर्ट नोट्स में अगर आपको लिखना है डेटा तो तभी लिखना जब आप 100% आपको याद हो, अदरवाइज स्किप ही मार देना आप, क्योंकि डेटा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लिखने के लिए, तो आप वो लिख देना। सो फिर डेटा उसमें यूज़ मत करना, डेटा तभी यूज़ करना आप जब आपको 100% याद हो, तो ये आप डेटा यूज़ करना, गलत डेटा आप मत डाल देना, तो फिर मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट में टारगेट स्टडी की अगर हम बात करें तो क्या टारगेट स्टडी निकल के आती है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन रेट वाला टॉपिक, जो ऑलमोस्ट यही सारा कवर हो गया, पार्टिसिपेशन रेट वाला पूरा का पूरा पॉइंट, इसका डेटा सारा आ गया कि टोटल पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, रूरल अर्बन में कितनी है, और फीमेल्स में रूरल अर्बन में। तो आप सोचो इसके डबल फायदे हो गए, ये 1 मार्क्स में भी कवर हो रहा है और टारगेट स्टडी में भी कवर हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन रेट वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है उसमें। उसके बाद फिर जो बनता है वो जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर बेसिकली टेबल के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें कोई डेटा वेटा याद करने की जरूरत नहीं, वो उसमें टेबल के क्वेश्चन बनते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स है वो सेक्टर वाइज हो सकती है, जेंडर वाइज हो सकती है, एरिया वाइज हो सकती है, तो उसके अंदर आपको कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स के अंदर टेबल दे रखी है, उस टेबल का कैसे एनालिसिस करना है बस वो देखना है, टेबल में डेटा देखे कैसे लिखना है बस वो आपको नोट्स में दे रखा है कैसे वो करना है, तो उसमें आपको कोई बर्डन नहीं लेना है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आपको जो टारगेट स्टडी याद रखनी है, उसमें कोई टारगेट स्टडी नहीं है, उसमें बस टेबल का क्वेश्चन आएगा तो वो तो वैसे हम कर लेंगे। अब जो टारगेट स्टडी आती है वो आती है जॉबलेस ग्रोथ और उसमें कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के लिए बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डेटा था ना कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में, वो 3 डेटा मैंने याद करवाया, वो 3 डेटा याद रखना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितना परसेंट है 52, कैजुअल कितने 25, और रेगुलर्स कितने 22-23। तो वो डेटा आपको याद है तो आप उस डेटा से आराम से बता सकते हो कि जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा जो है वो कौन सा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी किसकी वजह से आपको पता है, एग्रीकल्चर की वजह से, तो इस वजह से वो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब अगर सबसे ज़्यादा होना क्या चाहिए था, रेगुलर, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड, और फिर क्या होना चाहिए, कैजुअल। बट यहाँ कैजुअल सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो अब इसके लिए आपको एक डेटा और याद करना पड़ेगा। जैसे ये डेटा दे रखा है किसका, ये डेटा दे रखा है आपको 50 का, इसमें 2 डेटा लेना पड़ेगा, एक 51 का और एक आपको लेटेस्ट, तो वो उसमें दे रखा है, बुक में दे रखा है। तो एक डेटा तो आपको याद हो ही गया, बस एक डेटा आपको और याद करना, तो आपको बस ये बता देना है कि अर्लियर इन 50s में ये था और रिसेंट में ये हो गया। तो उसमें आप देखोगे कि कैजुअल वर्कफोर्स है वो स्टिल इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं। तो एक कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वाला जो टॉपिक है उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो उस पर आपको एक तैयार करना है, वो एक शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। देन फॉर्मल इनफॉर्मल एक टारगेट स्टडी का पार्ट है, और एक शॉर्ट नोट्स ऑन द डिस्गाइज और सीजनल एम्प्लॉयमेंट। बस ये आपको क्या करना है, इसमें टारगेट स्टडी है। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको टफ लगता है ना एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, तो उसका बेस्ट तरीका है कि उसकी टारगेट स्टडी को आप फोकस कर लो। तो देखो एम्प्लॉयमेंट में टारगेट स्टडी क्या आ गई, सबसे पहला टॉपिक क्या आ गया, पार्टिसिपेशन रेट ढंग से तैयार करना है,
सेकंड आपको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और जॉबलेस ग्रोथ, इन पे शॉर्ट नोट्स। देखो बेसिकली 4 टॉपिक इसमें तैयार करने होते हैं। पहले तो आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में 4 टॉपिक पे शॉर्ट नोट तैयार करना है और अनएम्प्लॉयमेंट में बस 2 टॉपिक पे। तो 4 टॉपिक कौन कौन से? पार्टिसिपेशन रेट, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनमें से 101% एक तो आएगा, 2 टॉपिक पे भी आ सकता है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपको ढंग से तैयार करने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, पार्टिसिपेशन रेट, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। ये 4 टॉपिक बहुत ही, दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये पूरे एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया की पूरी कंडीशन बता देते हैं। पार्टिसिपेशन रेट से पता लग जाता है कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, फिर जॉबलेस ग्रोथ से पता लग जाता है, कैजुअलाइजेशन से पता लग जाता है और इनफॉर्मलाइजेशन से। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99 क्या 101% इन चारों में से एक तो 101% आपको मिलेगा। हो सकता है 2 पे भी क्वेश्चन मिल जाए, बट एक पे तो 100% मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पे क्वेश्चन नहीं आए, ये चैलेंज है, तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 4 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे बस एक शॉर्ट नोट्स आपको 2 तैयार करने, एक डिस्गाइज पे और एक सीजनल पे, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी पूरा चैप्टर आपको क्या करना है, बस रीडिंग रीडिंग रीडिंग। और इसमें जो टेबल्स दे रखी है उनको आप टेंशन मत लो, उन टेबल्स के बस उनका टेबल का जो डेटा वो याद करना नहीं है। उस टेबल का क्वेश्चन कैसे आएगा, वो टेबल ऑलरेडी एग्जाम में आएगी और उसको देख को आपको उसको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन लिखनी है। तो वो नोट्स में बता रखा है कैसे लिखनी है, मैंने भी समझा रखा है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी चैप्टर होता है। मैंने कहा था ना कि आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। अब सारा डेटा टेबल का तो वो बर्डन हो जाता है। तो आपको इसमें कुछ भी रटने वाला जो डेटा है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और बाकी जो आपको डेटा सारा का सारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपकी लॉटरी है, वैसे इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और बाकी जो शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, जो टारगेट स्टडी करनी है, वो मैंने आपको बता ही दिया।